नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के अंदर बेसिकली मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू शेयर्स की बात हो रही है कि नए शेयर्स जो आते हैं मार्केट में वो सेल होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। बेसिकली क्या है कि मान लो कंपनी की कैपिटल जो है वो 1,00,000 रुपीज़ है एट प्रेजेंट, और कंपनी जो है वो कुछ न्यू कैपिटल ऐड करना चाहती है, एडिशनल कैपिटल चाहती है, लेकिन वो चाह किससे रही है? वो इन्वेस्टर्स से चाह रही है, पब्लिक से। तो मान लेते हैं वो है 2,00,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो हम उसमें किस तरह से डिनोट करेंगे कैपिटल को? कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है बेसिकली नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर। तो मान लेते हैं कि 20,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच, तो आपकी कैपिटल कितनी हुई? 2,00,000 रुपीज़। तो अब आपको जब न्यू कैपिटल चाहिए 2,00,000 रुपीज़ की, तो कहने का मतलब क्या है कि आप 20,000 शेयर मार्केट के अंदर लेकर आओगे। ठीक है, तो 20,000 इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो उस शेयर को ख़रीदेंगे 10 रुपये के हिसाब से, या हो सकता है कि पूरा एक ही पर्सन 20,000 के शेयर ख़रीद ले, वो डिपेंड करता है। कहने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि वो पहली बार कैपिटल ऐड होगी, 1,00,000 के अंदर 2,00,000 नई कैपिटल ऐड हो रही है, इसलिए वो किसके थ्रू आ रही है? प्राइमरी मार्केट के थ्रू आ रही है। टोटल कैपिटल हो गई 3,00,000 रुपीज़। अब वो 3,00,000 रुपीज़ जब हो गई और वो मार्केट में आ गई, लोगों ने उसको कर लिया परचेज़, तो उसके बाद वो कैपिटल हो जाएगी सेकेंडरी मार्केट का पार्ट। तो फिर उस सेकेंडरी मार्केट के अंदर वो वाले जो शेयर्स हैं, लेट्स से 10,000 प्लस 20,000 शेयर्स मीन्स 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, जो आपका बनता है 3,00,000 पूरा कैपिटल, वो आपका परचेज़ और सेल किया जाएगा सेकेंडरी मार्केट के अंदर, क्योंकि अब वो कैपिटल आ गई मार्केट में। तो इनिशियली जब कैपिटल मार्केट में आती है उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट, और जिसकी बाद में डीलिंग की जाती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये आपके जो मार्केट के जो रेट्स हैं, जैसे मैंने 10 रुपी ईच बोला, तो ये 3 तरह से जो है आपके इशू करी जा सकती है मार्केट के अंदर। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है डिस्काउंट पे, एक होता है प्रीमियम पे। फेस वैल्यू मतलब जैसे मैंने 10 रुपये बोला, ये इसकी फेस वैल्यू है शेयर की। वो 11 रुपये पे अगर बिकेगा तो इसका मतलब वो प्रीमियम है 1 रुपी का, और अगर वो 9 रुपये का बिकेगा तो इसका मतलब वो डिस्काउंट रेट पे है, 1 रुपी के डिस्काउंट पे है। तो इसलिए आपके 3 रेट्स हो सकते हैं, दैट इज़ फेस वैल्यू 10 रुपीज़, प्रीमियम 11 एंड डिस्काउंट 9। तो इस तरह से बिक सकता है मार्केट के अंदर। इसके बाद शेयर्स इशू क्यों किए जाते हैं पब्लिक के अंदर? क्योंकि हमारी कंपनी के पास पैसा कम है। कंपनी ने अपना कैपिटल भी लगा दिया, प्रोमोटर का कैपिटल, विच इज़ मैंने कहा 1,00,000 रुपये। मान लो कंपनी ने बोरिंग्स भी कर ली बैंक से, लेट से 2,00,000 रुपीज़ की बोरो कर लिया, अभी भी उसके पास शॉर्टफॉल है और उसको 2,00,000 की और रिक्वायरमेंट है, तो वो 2,00,000 रुपये वो किससे ले रहा है? पब्लिक से ले रहा है। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए वो पब्लिक में शेयर इशू किए जाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? IPO, FPO, राइट्स इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू, 4 तरह के होते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है? दैट इज़ IPO। IPO के अंदर एक अनलिस्टेड कंपनी, मतलब वो कंपनी जो किसी भी NSE या BSE में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक फ्रेश इशू करती है पहली बार मार्केट के अंदर, उसको IPO बोलते हैं। ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है लेकिन फिर भी वो फ्रेश इशू लेकर आई, मतलब अब 5,00,000 रुपये हमारे पास हो चुके थे, अब हमें फिर दोबारा से शेयर इशू करने हैं मार्केट के अंदर, तो 1,00,000 रुपये मुझे फिर लेके आना है कैपिटल, तो मैं उस केस के अंदर FPO के केस में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं अब ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हूँ। जब मैं बिल्कुल नई आई थी तो मैं 2,00,000 रुपये में नई ला रही थी, तो मैं अब तक लिस्टेड नहीं थी, और तो इसलिए वो अनलिस्टेड में काउंट हो रही थी मैं, तो मैं IPO लाई। अब मैं फ्रेश शेयर लाऊंगी FPO में, दैट इज़ लिस्टेड कंपनी। राइट्स इशू के अंदर क्या है कि एक इन्वेस्टर के पास अधिकार होता है, सॉरी, एक कंपनी के पास एक कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार देती है कि एक पर्टिकुलर रेट पे आप शेयर ख़रीद लो। मान लो मार्केट में वो रेट वो 10 रुपये पे बिक रहा है अगर शेयर, तो वो उनको कहेगी कि आप 9 रुपये में मुझसे ख़रीद लो। तो वो होता है राइट इशू। राइट यानी अधिकार देना, किसको देना? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना एक पर्टिकुलर रेट पे।
प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, सिलेक्टेड लोगों को, सिलेक्टेड पर्सनस को हमने शेयर इशू करे। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि मैं शेयर लेकर आ रही हूँ मार्केट में और ये कुछ बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए ही हैं वो वाले शेयर्स, और हम किसी को इशू नहीं करेंगे, तो वो होता है प्रेफरेंशियल इशू। दैट इज़ हम प्रेफरेंस दे रहे हैं टू सिलेक्टेड नंबर ऑफ पर्सनस। नेक्स्ट इज़ योर इशू प्राइस। ये वो प्राइस होता है जो मार्केट में ऑफर किया जाता है इनिशियली, वो इशू प्राइस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब वही कैपिटल ही है। कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर। यहाँ पे क्योंकि मार्केट लग गया आगे वर्ड, तो कैपिटल का फॉर्मूला, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। सिंपल, ठीक है। पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, प्रेफरेंशियल का दूसरा नाम प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है। तो पब्लिक इशू मतलब पूरी पब्लिक को दे दिया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड लोगों को शेयर पास किए जा रहे हैं, ठीक है। IPO इज़ रिपीटेड। हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एन इशू, कौन डिसाइड करता है, मर्चेंट बैंकर करता है। बेसिकली मर्चेंट बैंकर एक कंपनी जो है वो एक बैंकर को अलॉट कर देती है, मर्चेंट बैंकर नाम के पर्सन को ये फैसिलिटी दे देती है कि आप अब इसके साथ मिल मतलब आप डिसाइड सॉरी कंपनी जो है वो मर्चेंट बैंकर के साथ मिलके भी डिसाइड कर सकती है, और सेपरेटली मर्चेंट बैंकर भी को अपॉइंट कर देती है कि आप अलॉट कर सकते हो एक पर्टिकुलर का जो भी शेयर है उसका प्राइस क्या होगा। देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये कहता है कि बुक को बिल्ड करना, बुक मतलब जो भी आपकी बिड्स हैं बेसिक उनको बनाना, प्राइस को डिस्कवर करना। जो भी शेयर है मार्केट के अंदर आ रहा है उसका प्राइस डिस्कवर नहीं हुआ है, मतलब कि कितने रेट पे शेयर आएगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक। ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन इन्वेस्टर लेगा। कैसे लेगा, जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस आता है तो उसका एक प्रोसेस का तरीका ये होता है कि उसमें एक मिनिमम प्राइस होता है और एक मैक्सिमम प्राइस होता है, उसका एक प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड जैसे रबर बैंड खींच दिया, तो ऐसे ही हम प्राइस बैंड को खींच देते हैं मिनिमम से मैक्सिमम तक। मिनिमम प्राइस का दूसरा नाम होता है फ्लोर प्राइस, और मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, मिनिमम प्राइस का 120% होगा। मतलब अगर मिनिमम प्राइस मेरा 100 रुपीज़ है कि इतने की बिड लगेगी ही लगेगी, 100 रुपये तो रहेगा ही मेरे शेयर का प्राइस, तो 120 जो होगा वो मेरा मैक्सिमम प्राइस होगा। तो 100 से लेकर 120 के बीच में लगेगी बिड। बिड मतलब बोलियाँ। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो बोलियाँ लगाते हैं कि शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए 100 से लेकर 120 के बीच में। जब जिस भी रेट पे सबसे ज़्यादा बोली लगी होगी वो रेट डिसाइड कर दिया जाएगा एज अ कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस मतलब जिस पे शेयर इशू किया जाएगा। तो अल्टीमेटली किसने डिसाइड किया, किसने डिस्कवर किया, इन्वेस्टर्स ने डिस्कवर किया प्राइस को। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और उसमें आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, और ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है या 3 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस किस तरह से कि मिनिमम प्राइस का दूसरा नाम क्या है, फ्लोर प्राइस है, और मैक्सिमम जो होगा वो आपका क्या होगा, कट ऑफ को किस तरह से डिसाइड किया जाता है, ये सब चीज़ें। और प्राइस बैंड जो है वो कौन डिसाइड करता है, कि जो हमने अभी डिस्कस किया 100 से 120 के बीच में आएगा, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी कंपनी जो है वो मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि प्राइस बैंड क्या होना चाहिए। बेसिकली मिनिमम प्राइस डिसाइड कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम कैलकुलेट कर दिया जाता है। ये बिड्स जो होती हैं ये 3 दिन तक लगती हैं। आप जब से भी स्टार्ट होगी वो मिनिमम ऑफ 3 डेज़ तक वो लग सकती है, लगेगी ही लगेगी, बाकी मैक्सिमम डेज़ कंपनी डिसाइड कर लेगी, और उसके बाद फाइनल कर लेगी जिस पे भी उसको रेट मिलेगा इन्वेस्टर्स से। अच्छा, क्या ओपन आउटक्राई सिस्टम होता है, ओपन आउटक्राई मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। ऑनलाइन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो कोई ओपन आउटक्राई नहीं है, आप सिंपल बिड्स लगा सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। हर इन्वेस्टर जो है वो बिड लगा सकता है, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं 2 वर्किंग डे के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं हुए। और अगर रिफ़ंड आ जाता है आपके पैसे का, क्योंकि आपने बिड लगाई है तो ऑब्वियस सी बात है आपने 100 रुपये दिए होंगे, अब शेयर अलॉट होगा तो आपको वो 100 रुपये चले जाएंगे और शेयर अलॉट हो जाएगा, और अगर रिफ़ंड आना होगा तो पैसा आपका वापस आ जाएगा 11 दिन के अंदर अंदर।
कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में? अप्रॉक्सीमेटली 12 वर्किंग डेज लगते हैं शेयर्स को लिस्ट होने में आफ्टर इशू। लिस्ट मतलब स्टॉक मार्केट में आने में, दिखने में। रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है? देखो, इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में एक वो टर्म पढ़ी थी, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और रजिस्ट्रार कौन होता है? जो ये चेक करता है कि कितने शेयर होल्डर्स ऐड हुए और कितने शेयर होल्डर्स गए, उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है कौन? रजिस्ट्रार। ठीक है। देन वी हैव कि एनएससी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आईपीओ के लिए। तो हाँ, एनएससी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसको हम नीट आईपीओ के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नीट के नाम से, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम ये पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है ये चलाते हैं। तो सब ये बिड्स वगैरह भी इसी के थ्रू लगती हैं, आप परचेज सेल भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। इसका आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस की क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये यहाँ पे दी हुई हैं कि एक नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी है, सब जगह मानी जाएगी, और एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मेथड है, बिल्कुल सीधा सच्चा है क्योंकि बिड्स ऑनलाइन लग रही हैं तो बिल्कुल क्लियर है। और कॉस्ट जो है वो भी कम है, इसकी टाइम भी जो है वो कम है। आईपीओ मार्केट टाइमिंग्स जो हैं वो 10 to 5 के माने जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है बुक बिल्डिंग का, जिसको हम इस तरह से देखते हैं, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, स्पेशली आईपीओ के केस में। ठीक है। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस।